प्रक्रिया और क्षेत्र पिछले हम इसमें पढ़े थे, और अभी है प्रकार। तो अनुवाद के प्रकार को हम समझें, कौन किस किस प्रकार के अनुवाद करने होते हैं, सीखने होते हैं। लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा। अब लक्ष्य भाषा स्रोत भाषा क्या है पहले बता चुके हैं पिछली क्लास। दोनों एक ही होती हैं, अलग अलग भिन्न नहीं होती हैं, यानी भाषा समान होती है। ऐसा क्या होता है कि दोनों एक ही भाषा से एक ही उसी भाषा में अनुवाद कब किया जाता है, जब आगे अभी जब और प्रकार आएंगे ना तो वो समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए दूसरा हो गया अन्य भाषिक, यानी जब सामग्री का जो अनुवाद है वो किसी दूसरी भाषा में करते हैं तो वो अन्य भाषिक अनुवाद कहलाता है। और इसके बाद जो कोड्स होते हैं, कोड बनाए जाते हैं, फिर उन कोड्स को डिकोड करके पूरा विस्तार से लिखा जाता है। यह भी एक तरह का अनुवाद ही होता है। तो जब कोड से कोड में होगा, यानी आंतरिक संकेत बोलते हैं उसको हिंदी में, तो आंतरिक संकेत से दूसरे आंतरिक संकेत में अनुवाद। यानी एक कोड से दूसरे कोड में बदलना। और फिर अगर कोड से भाषिक जब उन कोड्स को एक भाषा में बदलते हैं, विस्तार से लिखते हैं, तो वो आंतरिक संकेत से भाषिक अनुवाद की श्रेणी में आता है। ये तो हो गए मुख्य जो जो हम गद्य का की व्याख्या लिखते हैं वो गद्यानुवाद है, और जब काव्य की करते हैं तो वो काव्यानुवाद हो गया। और अगर वो साहित्य मुक्त छंद में है, यानी कविता है लेकिन किसी छंद में नहीं है, उसका अनुवाद करते हैं यानी व्याख्या करते हैं, तो वो मुक्त छंदानुवाद कहलाता है। साहित्यिक प्रकार में भी जो एक हो गया, ये हो गया गद्यत्व और पद्यत्व के आधार पर, और इसी में दूसरा फिर पार्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा विधा के आधार पर। विधा के आधार पर, विधा के आधार पर फिर कौन सा होगा, इसमें हो जाएगा जैसे किसी नाटक है, उस नाटक का जो है अनुवाद किया जाता है तो वो नाटक का अनुवाद कहलाएगा। अगर कथा का हो गया तो यानी कि कहानी या उपन्यास है,
जैसे एक भाषा, जैसे रामायण है लिखी गई थी, तो रामायण क्या है? एक महाकाव्य है। एक तरह से तुलसीदास ने उसका अनुवाद किया है, तो रामचरितमानस बना है हिंदी में। ठीक, तो वो काव्यानुवाद ही हो कहलाएगा कि लेकिन अगर महाभारत है वो गद्य में लिखी हुई यानी कथा है, तो कथा है उसको किसी और भाषा में अनुवाद किया जाएगा तो वो कथानुवाद हो गया। सबके एक उदाहरण जरूर जानने चाहिए कि जब लिखो परीक्षा में तो एक उदाहरण बताओ कि इसके अंतर्गत क्या आता है। वाल्मीकि रामायण का जो अनुवाद हुआ तो वो इन तीनों में से किस में आया? काव्य अनुवाद में, क्योंकि वो काव्य है, महाकाव्य, नाटक नहीं है, कथा नहीं है। विषय क्षेत्र के आधार पर अगर हम करेंगे बंटवारा, विषय क्षेत्र के आधार पर, तो विषय क्षेत्र के आधार पर ये, इसके बाद ये आएगा, फिर ये आएगा, ऐसे लिखो, बीच में अगर जगह छूटी हो तो। थोड़ा क्रम जो है बदल दिया हमने, यानी साहित्यिक अनुवाद। ये यही था साहित्यिक प्रकार, यानी साहित्यिक अनुवाद के फिर प्रकार है, इसका फिर हिस्सा है। साहित्य में क्या आता है? नाटक, कथा, उपन्यास, कहानी, कविता, ये सब साहित्य है। तो इसका अनुवाद होगा जब, तो वो साहित्यिक अनुवाद कहलाएगा। लेकिन केवल साहित्य के क्षेत्र में ही तो नहीं होता है, हर क्षेत्र में होता है। जैसे बैंक की चीजों को किया जाएगा तो बैंकिंग अनुवाद कहलाएगा। जो ऑफिस में किया जाता है, ऑफिस में पत्रों का अनुवाद होता है, वो कार्यालयीय अनुवाद हो जाएगा। इसी तरह लॉ के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में जो अनुवाद होते हैं वो कहलाते हैं विधिक अनुवाद। ऐसा इसलिए होता है कि सबकी जो भाषा है वो बिल्कुल अलग होती है। बहुत सारे ऐसे विधिक शब्द हैं तो जिनको जानकारी है वही बता पाएंगे इसका क्या अर्थ है। सामान्य व्यक्ति जो उस क्षेत्र से संबंधित नहीं है, जिसको उस क्षेत्र की जानकारी नहीं है, उसके लिए मुश्किल होगा। विज्ञान के क्षेत्र में जो होगा वो कहलाएगा वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद। यानी विज्ञान की किताबों का जब किया जाएगा, कंप्यूटर की किताबों का, कंप्यूटर की विशेष सामग्री मान लीजिए अंग्रेजी में है तो उसको हिंदी में लिखना है, हिंदी माध्यम के बच्चों को पढ़ाना है, तो वो ट्रांसलेट किया जाएगा, वो वैज्ञानिक और तकनीकी अनुवाद हो जाएगा। जो दूसरे और हैं साहित्य से अलग, जो मानविकी क्षेत्र के हैं पुस्तकें हैं, वो समाजशास्त्रीय कहलाएंगी। ये इतने हो गए, अभी और भी बाकी हैं। और क्या है? अनुवाद के प्रकार प्रकृति के आधार पर।
एक तरह से असली प्रकार यही है। इसमें क्या आएगा? शब्दानुवाद। इसमें क्या होता है? बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन होता है। अनुवाद जो होता है, यानी जो शब्द है उसी की मीनिंग खोज करके ट्रांसलेशन किया जाएगा। लेकिन ये बहुत सीमित क्षेत्र में संभव होता है। बाकी हो कि इसमें छोटे एक दो सेंटेंसेस का ही अनुवाद इस तरह से हो पाता है। जहां भी सामग्री बड़ी होगी, विस्तृत होगी, व्यापक क्षेत्र से संबंधित होगी, वहां पर इस तरह का अनुवाद करने से जो सामग्री है वो व्यर्थ हो जाती है, वो अपना अर्थ खो सकती है। भावानुवाद ये मुख्य अनुवाद है कि यानी कि मीनिंग का अनुवाद किया जाता है। वो बात बोली जाती है, वो उस बात का ट्रांसलेशन किया जाता है जो उसका अर्थ निकलता है। जैसे उस दिन समझाया था ना वहां की क्लास में 1 नंबर के रूप में, तो ये यही था कि भावानुवाद यानी भाव जो है, अर्थ जो है, उसका अनुवाद किया जाएगा। शब्दों का अनुवाद नहीं किया जाएगा, जो 9-2-11 में हमने समझाया था उसमें। इसी तरह से दो और इसमें कर सकते हो, सारा अनुवाद। ये क्या होता है? ये तो शब्द का हो गया, अर्थ का हो गया। सारा अनुवाद मतलब सार यानी सारांश यानी समरी, यानी पूरे मैटर को थोड़े में समझ करके फिर उसको दूसरी भाषा में लिख दिया गया, तो वो सारा अनुवाद। बस मुख्य रूप से यही है हमारे उसमें। तरह से दूसरा अध्याय तुम्हारा समाप्त होता है।